मकान मालिक भी तो इसी देश के नागरिक है ना, वो भी तो यहीं रह रहे हैं ना। वो जब गवर्नमेंट हर एक बिजनेस को प्रमोट करने की बात कर रही है, हर एक वर्ग के लोगों के प्रमोशन की बात चल रही है, तो आखिर वो इन मकान मालिकों को क्यों भूल जाती है। और किसी स्टेट की नहीं, मैं बेसिकली दिल्ली की बात करूंगा। दिल्ली में ऐसे ऐसे पुराने प्रॉपर्टी ओनर्स हैं जिनकी प्रॉपर्टी अगर कोई देखे, उनकी शॉप्स अगर कोई देखे या उनका मकान अगर कोई देखे, उसकी देख के आंखें खुली रह जाती हैं। अरे इनकी इतनी प्रॉपर्टी है, ये तो बहुत पैसे वाले होंगे, करोड़ों की प्रॉपर्टी है इनकी। लेकिन अंदर से उन प्रॉपर्टी ओनर्स की स्थिति कितनी खराब है, इसका अंदाजा वो देखने वाला कोई भी नहीं लगा सकता। अंदर से उनकी स्थिति एक मिडिल क्लास बंदे से भी ज्यादा खराब, क्योंकि मिडिल क्लास बंदा जो है वो नौकरी करेगा, चाकरी करेगा, कुछ काम करके अर्निंग करता है। लेकिन जो बेचारे प्रॉपर्टी ओनर्स हैं, इतनी प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी उनके बच्चे, उनकी फैमिली इतनी बुरी हालात में है और वो कैसे गुजारा कर रहे हैं, ये समझ पाना भी बहुत डिफिकल्ट चीज है। मैंने खुद ऐसे ऐसे प्रॉपर्टी ओनर्स देखे हैं जिनकी 10-10, 20-20 दुकानें हैं, बड़े बड़े मकान हैं, और कुछ तो ऐसे भी देखे हैं जिनकी 50-50 दुकानें, पूरी पूरी मार्केट है, लेकिन फिर भी वो बेचारे छोटी मोटी नौकरियां करने को मजबूर हैं। क्यों? उसके पीछे कारण ये है कि जो उनकी प्रॉपर्टी है, रेंट आउट जो प्रॉपर्टी है उनकी, उसका उन्हें इतना भी किराया नहीं मिल पा रहा है जिससे कि वो अपना मंथली गुजारा भी चला सके। जो उनके किराएदार हैं, बहुत से मकान मालिक ऐसे हैं जिनके किराएदार इतने इतने रईस हैं जिनकी महीने की करोड़ों की, लाखों की इनकम है, लेकिन फिर भी वो अपने मकान मालिक को किराया देना ही नहीं चाहते। उनको ये लगता है कि वो प्रॉपर्टी उनकी हो चुकी है। महंगाई जो है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। किसी टाइम में छोटी छोटी चीजें, ब्रेड लो, दूध लो, मक्खन लो, घी लो, आम चीजें, सब्जियां ले लो, हर एक का रेट इतना ज्यादा बढ़ गया है और ये एक डायरेक्शन की तरफ जाता है। हमेशा रेट्स ऊपर ही जाते हैं, कभी ऐसा नहीं होता कि रेट वो नीचे आएगा। एक बार रेट बढ़ गया तो वो कभी नीचे नहीं आता। अगर दूध का रेट बढ़ गया, अगर दूध आज के टाइम में 73-74 रुपए बिक रहा है, तो ऐसा नहीं होगा कि वो कुछ टाइम बाद 60 रुपए हो जाए या 50 रुपए हो जाए। आने वाले टाइम में वो उससे ऊपर ही जाएगा। लेकिन इस अगर रेफरेंस से हम उन मकान मालिकों की, उन दुकान मालिकों की कंडीशन देखें, तो रेंट कंट्रोल एक्ट 1958 के अनुसार 3 साल बाद उनका किराया 10% बढ़ता है। अब आप ये खुद सोचिए, जिस दुकान मालिक का किराया, बेशक उसकी दुकान 50 हो या 30 दुकान हो या 10 दुकान हो, तो आप खुद सोचिए जिसकी शॉप का या मकान का किराया 100 रुपए है, तो 3 साल बाद 100 रुपए पे 10% कितना होता है? 10 रुपए। 3 साल बाद उसका किराया 110 रुपए होगा। ये चीज सोचकर भी हंसी आती है। आखिर गवर्नमेंट इस चीज के ऊपर क्यों नहीं ध्यान दे दी कि मकान मालिक भी तो इसी देश के नागरिक है ना, वो भी तो यहीं रह रहे हैं ना। वो जब गवर्नमेंट हर एक बिजनेस को प्रमोट करने की बात कर रही है कि हर एक बिजनेस प्रमोट हो रहा है, हर एक वर्ग के लोगों के प्रमोशन की बात चल रही है, तो आखिर वो इन मकान मालिकों को क्यों भूल जाती है। इसी चीज को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सालों पहले एक कानून पास किया था, जिसके तहत बोनाफाइड नीड के थ्रू मकान मालिक अपना जो मकान है या दुकान है, जो पुराने किराएदारों पे चढ़ी हुई है, जो 30-30, 40-40, 50-50 साल से बैठे हुए हैं और जो बिल्कुल ना के बराबर किराया दे रहे हैं, और बहुत से तो ऐसे हैं जो किराया दे भी नहीं रहे हैं, उनसे मकान मालिक अगर उसकी अपनी कोई जरूरत हो, कि उसके बच्चों की जरूरत हो या उसकी अपनी जरूरत हो, तो वो उससे खाली करवा सकता है। लेकिन इस चीज के अंदर भी मैं क्या देख रहा हूं कि ऐसे ऐसे केसेस चल रहे हैं। देखिए, नॉर्मल केस, कोई भी केस 5-6 साल से पहले खत्म होता नहीं है। उसके बावजूद भी क्या है कि मकान मालिक बेचारा जैसे तैसे उन केस के लिए पैसे निकाल रहा है, वकीलों के लिए पैसे निकाल रहा है, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अगर वो केस जीत भी जाता है, 4-5 साल लगाए, वो केस जीत गया, उसके बाद क्या होता है, किराएदार जो है वो अपील में चला जाता है, और अपील में जाने के बाद क्या होता है, हाई कोर्ट में अगर वो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, उसके बाद फिर तारीख पे तारीख मिलती रहती है और फिर टाइम निकलता रहता है। इसी चीज में अब हाई कोर्ट में गया तो लॉयर पैसा भी, फीस भी ज्यादा लेगा उस चीज का। तो इस चीज से क्या होता है कि बेचारे मकान मालिक जो बूढ़े हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, जो खाली प्रॉपर्टी के रेंट के ऊपर ही बैठे हुए हैं, उनकी आप स्थिति सोच सकते हैं कि क्या होती होगी। बहुत से तो मैंने ऐसे भी मकान मालिक देखे हैं जो कि इसी इंतजार में बेचारे खत्म हो जाते हैं कि किसी दिन हमारी प्रॉपर्टी हमें मिलेगी। ये देखकर बहुत दुख होता है कि बेशक सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाया, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ मॉडिफिकेशन इसके अंदर होने चाहिए कि एक टाइम लिमिट, टाइम फ्रेम ऐसा होना चाहिए कि इस टाइम फ्रेम के अंदर जो है जजमेंट आ जानी चाहिए। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अगर 4-5 साल कोई केस चला और उसके बाद मकान मालिक केस जीत गया, तो उन्होंने सारे तथ्य देखे होंगे ना, सारी एक चीज होती है, एविडेंस भी लगते हैं, आर्ग्यूमेंट भी होती है, उसके बाद फिर वो केस जो होता है वो किराएदार अपील में हाई कोर्ट में चला जाता है। तो आखिर मकान मालिक ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि उसको अपनी प्रॉपर्टी ही किराएदार से लेने के लिए इतनी जद्दोजहद करनी पड़ती है। अब ये मैं उन किराएदारों की बात करूंगा जो उनकी प्रॉपर्टी में बैठकर उन शॉप्स चला रहे हैं और जिनके करोड़ों करोड़ों, लाखों लाखों की इनकम है, और मकान मालिक का किराया 100 रुपए, 50 रुपए,
500 रुपए, 1000 रुपए है, वो भी वो नहीं देते हैं। और दूसरी चीज, अगर मकान मालिक बात करता है उनसे कि किराया दो या कुछ सॉल्यूशन निकालो, अगर वो नहीं चाहता कि केस लंबा चले, क्योंकि मकान मालिक पे कोई बेचारा ऑप्शन ही नहीं है कि अगर क्या करे वो, अगर वो किराएदार के पास जाता है और अगर उससे वो बोलता है कि कुछ सेटलमेंट करो, तो उसमें किराएदार क्या कहता है, उस कंडीशन में किराएदार ये कहता है कि आप मुझे प्रॉपर्टी बेच दो। तो एक छोटा सा एग्जांपल ये है कि अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ है तो किराएदार सिर्फ यही चाहेगा कि वो प्रॉपर्टी उसे 15-20 लाख में मिल जाए। आप ये देखिए कि आज के टाइम में दिल्ली जैसी जगह में कोई प्रॉपर्टी लेना कितना मुश्किल है। छोटे छोटे फ्लैट्स आते हैं, 2 BHK 3 BHK फ्लैट्स जो आते हैं, अगर आप उन्हें अच्छे एरिया में लेने जाएंगे तो आप ये देखिएगा कि 2 BHK फ्लैट भी 1 करोड़ 80 लाख इस रेंज में मिलता है। तो आप खुद इमेजिन करिए, वो भी फ्लैट है, ग्राउंड से मकान नहीं है, फ्लैट है। तो आप खुद देखिए कि एक इंसान की प्रॉपर्टी जो कि पूरी ग्राउंड से है, उसकी उसे वैल्यू मिल रही है 20 लाख रुपए। अगर चलिए वो मान के मजबूरी में तैयार हो भी जाता है, 20 लाख से उसका क्या क्या भला होगा। कहीं पे वो शॉप भी नहीं ले सकता, कहीं पे वो एक मकान भी नहीं ले सकता इस कंडीशन में। और चलिए हम खरीदने की बात नहीं करते, अगर आप रेंट की बात लीजिए तो आप खुद समझ सकते हैं कि आज के टाइम में दिल्ली के अंदर रेंट कितना है। एक अगर आप छोटी सी 10 बाय 10 की दुकान भी अगर लेने जाएंगे तो अच्छे एरिया में, तो उसका रेंट 8,000 रुपए से कम नहीं है। ये मैं एक नॉर्मल एरिया की बात कर रहा हूँ, बहुत हाई फाई एरिया की बात नहीं कर रहा। जो मेन मार्केट हो गई वहां तो रेंट की बात ही आप भूल जाइए कि क्या होगा। और उसके पलट उन मकान मालिकों को क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं। इतनी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, इतने बड़े बड़े मकान हैं, लेकिन उन्हें उसके एवज में क्या मिल रहा है, 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए। आप खुद सोचिए कि 100 रुपए 300 रुपए से क्या होता है। इससे ज्यादा तो लोग आजकल चंदे में दे देते हैं। और मैंने ऐसे ऐसे किराएदार भी देखे हैं कि जो इतने इतने रईस हैं, और अगर 3 साल बाद मकान मालिक उनसे कहता है कि 10% किराया बढ़ रहा है, अगर 300 रुपए था उस पर अगर वो 30 रुपए भी बढ़ा रहा है, 330 रुपए अगर कर रहा है, तो उस पे भी वो इतने हैरान परेशान हो जाते हैं कि ओहो ये इतना किराया क्यों बढ़ा दिया। अरे ऐसे ऐसे लोग हैं जो 50-50 हजार रुपए देके रेंट जिन्होंने शॉप्स पे ले रखी हैं, लाख लाख रुपए देके जिन्होंने शॉप रेंट पे ले रखी है। आप लोग जब इतना कमा रहे हो, गवर्नमेंट को या सुप्रीम कोर्ट को बीच में आने की आवश्यकता ही क्यों है। कम से कम इंसानियत तो बरकरार होनी चाहिए ना। अब बात करते हैं मकान की। मैंने ऐसे मकान भी देखे हैं जो बिल्कुल गिराव खंडर हुए पड़े हैं। जो किराएदार है उसने अपनी प्रॉपर्टी खरीद रखी है, अपनी शॉप खरीद रखी है, लेकिन उसके बाद भी वो ताला डाल के चला जाएगा बिल्डिंग में। बिल्डिंग अगर गिराव है वो ताला डाल देगा उसके अंदर, लेकिन वो मकान मालिक को चाबी नहीं देगा। शॉप गिराव हो रही है, उसमें ताला डाल के चला जाएगा। अगर शॉप चलाने वाला कोई नहीं है तो उसमें वो ताला डाल के चला जाएगा, लेकिन मकान मालिक को चाबी नहीं देगा। ऐसे ऐसे किराएदार हैं जो ये बोलते हैं कि हमने प्रॉपर्टी के बराबर की जो वैल्यू थी जब हमने शॉप ली थी वो मकान मालिक को दे दी थी। सोचने वाली बात है कि अगर आपने प्रॉपर्टी की, आप खुद कुछ लेने जाएंगे, कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाएंगे और आप प्रॉपर्टी के बराबर की वैल्यू अगर किसी को दे देंगे तो आप उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री नहीं करवाएंगे और उसका आप किराया भी देते रहेंगे। आप ये बताइए कि अगर आपने उसके बराबर की वैल्यू दे दी है तो फिर आप किराया क्यों दे रहे हो? 100 रुपए भी आप क्यों दे रहे हो? आप मत दो, आप लिखित में उन्हें दो कि हम तो इसकी वैल्यू दे चुके हैं बराबर की, तो हम क्यों किराया दें? हम किराएदार तो है ही नहीं, तो क्यों फिर आप किराए की रसीद मांगते हो? जो मकान पे ताला डाल के चले जाते हैं, किस चीज के लिए? कि मकान मालिक परेशान रहे। उसने आपके बुरे वक्त में, आपकी जरूरत में आपको मकान दिया, आपको दुकान दी। अब अगर उसकी जरूरत है और उसे चाहिए तो आप क्यों नहीं दे सकते? उस टाइम तो आप प्रेम भाव से आते हैं, लेकिन जब उसे जरूरत होती है तो उस टाइम फिर आप ताला डाल के चले जाते हैं, आप गायब हो जाते हैं। तो मैं उन रईस किराएदारों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप इतना पैसा कमा रहे हैं तो कम से कम उस गरीब पे दया करिए। उसकी प्रॉपर्टी अगर आप नहीं छोड़नी चाहते, आपका बिजनेस उसके ऊपर सेटअप है, आप अच्छा कमा रहे हैं उससे, तो कम से कम उस बेचारे का किराया तो इतना कर दीजिए कि उनकी घरेलू कंडीशन में कुछ सुधार आए और वो कुछ ना कुछ उन्हें इतना तो मिल जाए कि वो छोटी मोटी नौकरी करने पे या इधर उधर भटकने में मजबूर ना हो। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि वो भी केस नहीं डालेगा। अगर उसको, आप किसी को 100 रुपए किराया दे रहे हैं और अगर मार्केट में उस शॉप का किराया 8,000 या 10,000 रुपए है, तो मैं ये नहीं कहता कि आप 8,000 करिए, कम से कम आप 4,000 तो कर सकते हैं, 5,000 तो कर सकते हैं। उसको कुछ तो सहारा लगेगा उस चीज से। तो आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इंसानियत मत छोड़िए। आप ये देखिए कि किसी ने आपके बुरे वक्त में आपकी हेल्प की होगी, आपको दिया होगा प्रॉपर्टी, तो आपको भी उसी आंख से उनकी प्रॉपर्टी अगर उन्हें जरूरत है तो वापस दीजिए। और अगर वो चाहते हैं कि उन्हें रेंट सही मिले, देखिए रेंट अगर सही मिलेगा तो कोई क्यों परेशान करेगा। अब आप आज की स्थिति देख लीजिए ना, लोग 50-50, 60-60 हजार रेंट पे शॉप या मकान लेते हैं और उसके बावजूद भी 11 महीने बाद लैंड ओनर होता है उन्हें खाली करने के लिए बोल देता है, या फिर 11 महीने बाद 10% किराया बढ़ा देता है। आप उस चीज से कंपेयर करिए ना कि आप उतना नहीं कर रहे तो कुछ तो करिए कि वो बेचारे
परेशान ना हो। और दूसरी मेरी रिक्वेस्ट जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज से भी है और गवर्नमेंट से भी है, क्योंकि अलग अलग कुछ समय बाद नई नई पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो गवर्नमेंट में आती हैं, तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपनी वोट्स के लिए लोगों को अलग अलग ऑफर्स देते हैं कि कोई फ्री में बिजली दे रहा है, फ्री में पानी दे रहा है, कोई फ्री में राशन दे रहा है। कम से कम मकान मालिकों के लिए, जो ऐसे बेचारे मकान मालिक हैं जो बहुत जिनके पुराने किराएदार हैं और परेशान हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि खाली किराएदारी दोषी हैं, लेकिन ऐसी कंडीशन निकलनी चाहिए कि जिससे दोनों का भला हो। अगर कोई किसी का बिजनेस बहुत पुराना सेटअप है, 40-50 साल पुराना बिजनेस है, या 30 साल पुराना या 20 साल पुराना, जितना भी पुराना बिजनेस है, और वो शॉप नहीं छोड़ना चाहता और उसे मालूम है कि वहां से हटा के उसका बिजनेस खराब हो जाएगा, तो कुछ ऐसा बीच का रास्ता निकाला जाए कि कम से कम रेंट वो इतना कर दे कि मकान मालिक का काम चलता रहे। कौन मकान मालिक फिर खाली करवाएगा? अगर किसी मकान मालिक को सही रेंट मिल रहा है तो वो क्यों खाली करवाना चाहेगा? तो बस मेरी आप लोगों से और गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि ऐसे मकान मालिकों का ध्यान रखिए ताकि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। नमस्कार।